हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में जिस तरीके का 36 का आंकड़ा चल रहा है और दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर खासकर अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर जिस तरीके का दबाव बना रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे सऊदी अरेबिया से चाइना अमेरिका नाराज़ है और अब सऊदी अरेबिया को सबक सिखाकर ही रहेगा। और सिचुएशंस इस तरीके से क्रिटिकल दिखाई दे रही हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ बयान आते हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पे और सब चीज़ों के नाम पर, और ऐसा लगता है कि अमेरिका सऊदी अरेबिया को निपटाएगा। तो असलियत में सवाल यही है कि क्या अमेरिका प्रिंस सलमान को इतनी बुरी तरीके से क्रश कर सकते हैं या हटा सकते हैं? कुछ ऐसी सिचुएशन है। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप IAS PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमसे जुड़िए। हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड कीजिए। इसमें आप फ्री टेस्ट एंड फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, असलियत में इसका चलो एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि असलियत में मामला क्या है। तो दोस्तों, असलियत में इस सिचुएशन को यदि आप समझेंगे तो आपको इस मैप को अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि असलियत में मामला क्या है। मामला ये है कि जिस समय पर दुनिया जो है वो 1945 जो सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो इस तरह की जो दुनिया थी, इस टाइम पर जो दुनिया थी उसको अगर आप देखेंगे तो ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी और इन्हीं को वेस्टर्न कंट्रीज़ कहा जाता है। इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास थी टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी यानी तकनीक की अगर बात की जाए तो इनके पास स्ट्रॉन्ग यानी काफ़ी ज़्यादा तकनीक थी और इसमें सबसे ज़्यादा उभर कर आया अमेरिका, सबसे ज़्यादा पावरफुल उभर कर आया अमेरिका। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सारी की सारी जो इकोनॉमीज़ थी ये ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी थी, यानी कि व्यापार आधारित इकोनॉमी थी। ये भी कैपिटलिज्म था, यानी कि कैपिटलिज्म का मतलब पूंजीवाद था, और ये भी ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी थी। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अगर इस पूरी की पूरी सिचुएशन को यार इस पूरे के पूरे लोकेशन को देखेंगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि फुल ऑफ रिसोर्सेज, ये पूरे का पूरा इलाका जो है वो रिसोर्सफुल है। और जैसे ही ये इलाका रिसोर्सफुल है तो इस इलाके के अंदर रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो इस्लामिक थी और ये पॉपुलेशन जो है वो इस्लाम को मानने वाली थी, यानी दूसरे धर्म को मानने वाली थी। ऐसी सिचुएशन में जब पॉपुलेशन इस्लाम को मानने वाली है और यहाँ पर रिसोर्सेज हद से ज़्यादा है, जिसमें ऑयल एंड गैस तो हद ही हद है, ऐसी सिचुएशन में इस इलाके के रिसोर्सेज की ज़रूरत थी यूरोपियन कंट्रीज़ को अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, अमेरिका को अपना दबदबा बनाए रखने के लिए। ऐसे में इन यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक बहुत तेज तगड़ी चाल चली जिसे इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं समझ पाए, या यूँ कहें कि अपनी आम जनता को समझने देना ही नहीं चाहते। उन्होंने क्या किया कि असलियत में इन कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी ये कंट्रीज थी, इनके अंदर जो है वो माइनॉरिटी रूल को इस्टेब्लिश किया। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके शासन को स्थापित किया कि जहां शिया ज़्यादा हैं वहां सुन्नी रूल इस्टेब्लिश होगा, और जहां सुन्नी है वहां शिया रूल इस्टेब्लिश होगा। जहां सुन्नी ज़्यादा हैं वहां शिया रूल इस्टेब्लिश होगा, और इसी तरीके से जहां शिया ज़्यादा है वहां सुन्नी रूल इस्टेब्लिश कर दो, और जहां सुन्नी ज़्यादा है वहां शिया रूल इस्टेब्लिश कर दो, ताकि ये जो माइनॉरिटी रूल है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वो अनस्टेबल रहे। और जितना ज़्यादा अनस्टेबल रहेगी वो डिपेंडेंट ऑन अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ होगा, डिपेंडेंट ऑन अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ होगा। और जितना ज़्यादा डिपेंडेंट ऑन अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ होगा उतना ज़्यादा वो लोग यानी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ उतना ज़्यादा इस माइनॉरिटी रूल से अपना फ़ायदा उठा सकेंगे। तभी आप पूरे के पूरे इलाके में देखेंगे तो मोरक्को के अंदर राजा का शासन था, अल्जीरिया में राजा का शासन था, ट्यूनीशिया में राजा का शासन था, लीबिया में गद्दाफ़ी का शासन था, इजिप्ट में होस्नी मुबारक का शासन था, सीरिया में बशर अल असद का शासन था, इराक में सद्दाम हुसैन का शासक था, ईरान के अंदर ईरान के शाह का शासन था। यहाँ भी अगर सऊदी अरेबिया में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको किंग सलमान और उसके बाद प्रिंस सलमान का नाम देखेंगे। फिर कतर के अंदर देखो, कुवैत में देखो, बहरीन में देखो, UAE में देखो, ओमान में देखो, हर जगह पर कहीं ना कहीं, चाहे आप सूडान में देखो, हालांकि सूडान जो है वो अलग अलग हो गए, लेकिन चाहे आप सूडान में देखो, इस पूरे इलाके के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो बड़ी संख्या में या बड़ी तादाद में या मैक्सिमम हर देश के अंदर अलग अलग तरीके से इन माइनॉरिटी रूल्स को इस्टेब्लिश किया गया और
डायनेस्टीज को इस्टेब्लिश किया गया। और मजे की बात यह है, डायनेस्टी यानी राजतंत्र को स्थापित करके उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई ताकि पूरे तरीके से इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, इन्हें कंट्रोल किया जा सके। ऐसी सिचुएशन में आप लोग देख सकते हैं, कहाँ तो ये वेस्टर्न कंट्रीज डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इनके सबसे बड़े ताकतवर और सबसे बड़े कठपुतली शासक जितने भी हैं, वहाँ एक भी देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी। तो असलियत में दोगलापन तो इन वेस्टर्न कंट्रीज का यहीं आप देख सकते हैं। लेकिन असलियत में अब सिचुएशन हर जगह एक जैसी नहीं है, और यही रीज़न है इस अमेरिका ने इसी डेमोक्रेसी के नाम पर ही, जब ये जो रूलर्स थे ये इनके काम के नहीं थे, खासकर वो रूलर्स जो कि रशिया के सपोर्टर्स बन चुके थे, उनमें से लीबिया के गद्दाफी को हटा दिया गया, इजिप्ट के होस्नी मुबारक को हटा दिया गया, सीरिया के बशर अल असद को कमज़ोर कर दिया गया, और इराक के सद्दाम हुसैन को मार डाला गया। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर से इस पूरे इलाके के अंदर से रशिया के डोमिनेंस को लगभग फिनिश कर दिया गया, या बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया, क्योंकि अब लीबिया के अंदर या इजिप्ट के अंदर, खासकर लीबिया के अंदर रशिया की प्रेजेंस नहीं है, इराक में रशिया की प्रेजेंस नहीं है, सीरिया के एक हिस्से में रशिया की प्रेजेंस रह गई है, बाकी जगह नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पॉलिटिक्स करके पुराने वाले जितने भी थे उन सबको तो हटा दिया गया, लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे, जब पुराने वालों को हटा दिया गया तो मोटे तौर पर अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो अभी भी अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त हैं, सऊदी अरेबिया से लेकर यूएई से लेकर कतर से लेकर कुवैत तक, ओमान तक, ये सारे के सारे जो अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन सब में अभी भी डिक्टेटरशिप है, डायनेस्टी है। लेकिन अभी भी अमेरिका चाहेगा कि जिन इन देशों के अंदर जो डिक्टेटरशिप है, जो डायनेस्टी है, वहां पर अमेरिका समर्थित सरकार हो, और एक ऐसी सरकार हो जो अमेरिका के इशारों पर काम करे, जो जैसा अमेरिका चाहे वैसा ही ये देश काम करे। खासकर इन गल्फ कंट्रीज में, इजिप्ट में तो जो भी मुस्लिम ब्रदरहुड के बाद जो भी गवर्नमेंट आई वो आजकल कहीं ना कहीं अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल में ही है। लीबिया के अंदर भी ऐसा ही है, ट्यूनीशिया के अंदर भी ऐसा ही है, वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल में सब कुछ चल रहा है। सऊदी अरेबिया के अंदर प्रिंस सलमान जो हैं वो नो डाउट अमेरिका के सपोर्टर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के पिछलग्गू नहीं है, और अमेरिका इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। और कहीं ना कहीं प्रिंस सलमान के ऊपर आरोप ये भी है कि ये रशिया के साथ किसी तरीके की छोटी मोटी साठगांठ करने के लिए तुले हुए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये अपने लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी में है। अब मे बी पॉसिबल प्रिंस सलमान का अपना एक डर ये हो सकता है कि जो ईरान है इसको अमेरिका रोकने में कामयाब नहीं होगा, और अगर ईरान रुकेगा नहीं और उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब जो है अगर वो तैयार हो गया, अगर इसके पास, अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो गया ईरान के पास, तो सबसे ज़्यादा खतरा सऊदी अरेबिया को होगा। और यही रीज़न है कि सऊदी अरेबिया को आज के दिन अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा सा भरोसा नहीं है, और मे बी पॉसिबल इसीलिए सऊदी अरेबिया रशिया की मदद से, ऐसा कुछ जगहों पर दावा किया गया है, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सऊदी अरेबिया रशिया की मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और अगर रशिया की मदद से डेवलप कर रहा है तो अमेरिका इसे कभी भी पसंद नहीं करेगा। और यही रीज़न है, एक इशू उठाया गया कि खाशगोशी मामला या जो भी इनका नाम है, इस रिपोर्टर की हत्या करके उसके टुकड़े टुकड़े करके मार डाला गया या फेंक दिया गया। जब ये सिचुएशन आई तो अमेरिका ने इसे इशू बना लिया, और खाशगोशी मामले में अमेरिका ने जब इसे इशू बना लिया तो अब अमेरिका प्रिंस सलमान को उखाड़कर बाहर फेंकने की तैयारी में है। लेकिन सवाल वही, क्या उखाड़कर फेंक पाएगा? तो असलियत में इसे कहा गया मिडिल ईस्ट। तो इस मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि इस पूरे इलाके के अंदर कितने ज़्यादा कौन कौन से देश हैं और कहाँ हैं। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, यहाँ ये इजिप्ट है, ये सूडान एक बड़ा देश है, इसके बारे में हम बेशक दावा ना ही करें तो बढ़िया है। इधर सऊदी अरेबिया है, ये आपका जॉर्डन है, ये आपका इज़राइल है, ये लेबनान है, सीरिया है, इराक, टर्की, ईरान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान और यमन को छोड़ दिया जाए, चलो यमन को भी अभी काउंट करते हैं। अब अगर यहाँ देखेंगे तो असलियत में ये जो इलाका है इसी को कहा गया है मिडिल ईस्ट। ये जो पूरा इलाका है इस इलाके को कहा गया मिडिल ईस्ट, और इस मिडिल ईस्ट में असलियत में 3 पावर्स तो बड़ी बड़ी हैं,
और 3 पावर्स छोटी बड़ी मतलब रीजनल पावर्स हैं और 2 जो हैं वो सुपर पावर्स हैं। यानी यहां इस पूरे इलाके को इस तरीके से देखा जाए तो देयर आर 2 सुपर पावर्स, 2 सुपर पावर्स हैं। एक तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है, अमेरिका लेड ब्लॉक है जो इस मिडल ईस्ट पर कब्जा जमाए रखना चाहता है, और दूसरा रशिया का एक ब्लॉक होता था जिसमें धीरे धीरे चाइना जो है इस इलाके के अंदर डोमिनेट करता जा रहा है। किसी टाइम पर यहाँ पर इराक भी होता था सद्दाम हुसैन वाला, किसी टाइम पर यहाँ पर सीरिया भी होता था बशर अल असद वाला, किसी टाइम पर यहाँ पर लीबिया भी होता था, और किसी टाइम पर यहाँ पर इजिप्ट भी होता था। धीरे धीरे असलियत में इजिप्ट को, लीबिया के अंदर से गद्दाफी को, सीरिया के अंदर से बशर अल असद को और इराक में से सद्दाम हुसैन को ख़त्म करके मिडल ईस्ट में इसके कब्जे को कमज़ोर किया गया। अब यहाँ पर इस ब्लॉक का सिर्फ और सिर्फ एक ईरान बचा हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इज़राइल तो है ही है और सऊदी अरेबिया भी है। पहले किसी टाइम पर टर्की जो था वो नाटो का सदस्य होता था, टर्की जो था वो नाटो फोर्सेस का मेंबर होता था, लेकिन आज के दिन इसको ऑटोमन, ये जो एर्दोगान है, इस एर्दोगान को ऑटोमन एम्पायर का जो ऑब्सेशन आ चुका है और इसी ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करने की तादाद में या कोशिश के अंदर वो अमेरिका से दूर होता जा रहा है और रशिया के करीब आता जा रहा है। और रशिया से कई ऐसी डील, खासकर S-400 वाली डील को देखा जाए तो एर्दोगान जो है वो रशिया से S-400 की जो डील कर चुका है उसका बेनिफिट जो है वो टर्की को मिले या ना मिले, लेकिन अमेरिका इससे नाराज है। और ऐसी सिचुएशन में जो टर्की किसी टाइम पर इस साइड को होता था अब उधर की तरफ जा चुका है। यहाँ पर ही UAE से लेकर, बहरीन से लेकर, कुवैत से लेकर यहाँ पर जॉर्डन से लेकर लेबनान तक के बहुत सारे देश जो हैं वो अमेरिका के पक्ष में थे। यानी पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका, मतलब मिडल ईस्ट जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि रशियन ब्लॉक के 4 खाने गिरा चुके हैं, लेकिन अभी भी चारों के ऊपर अमेरिकन ब्लॉक यानी कि सऊदी अरेबिया और इज़राइल का पूरा डोमिनेंस नहीं हुआ है। और यही रीज़न है कि अगर आप देखेंगे तो इस इलाके के अंदर, खासकर लेबनान के अंदर, जॉर्डन के अंदर, सीरिया के अंदर और इराक, ये जो 4 देश हैं, इन चारों में किसी ना किसी तरीके से रशियन सपोर्ट वाली गवर्नमेंट्स हुआ करती थी या रशिया के डोमिनेंस वाली सरकारें होती थी। लेकिन अब रशिया तो भले ही हार गया, लेकिन उस इलाके में ईरान जो है उसने अपना दबदबा बढ़ाना शुरू किया और जनरल सुलेमानी की लीडरशिप में असलियत में यहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन को स्प्रेड करने की कोशिश की। अब जब यहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन को स्प्रेड करने की कोशिश की गई, जब इस इलाके में इस्लामिक रेवोल्यूशन को स्प्रेड करने की कोशिश की गई तो इसका सीधा सीधा असर एक तरफ तो एंटी इज़राइल हो गया, दूसरी तरफ एंटी अमेरिका हो गया और तीसरी तरफ एंटी सऊदी अरेबिया हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में असलियत में इज़राइल को भी डर है, सऊदी अरेबिया को भी डर है और अमेरिका को ये डर है कि कहीं पूरे का पूरा ब्लॉक जो है वो इस ईरान के कंट्रोल में ना आ जाए। और अगर ईरान का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ता है तो ईरान जो है उसको अभी भी काबू करना मुश्किल है। उसके बाद अगर यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ गया तो और ज़्यादा काबू करना मुश्किल हो जाएगा। और यही रीज़न है कि सऊदी अरेबिया को यहाँ बनाए रखना ज़रूरी है। लेकिन अब सऊदी अरेबिया के अंदर बैठे हैं प्रिंस सलमान, जो अपने आप में अमेरिका को फेवर तो करते हैं, अमेरिका की उन्हें ज़रूरत तो है। और डोनाल्ड ट्रंप के मामले में अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो असलियत में इस पूरे इलाके के अंदर 4 राष्ट्रपति हैं और चारों के चारों में उस मिडल ईस्ट के अंदर पॉलिटिक्स, भाई इन्होंने तो लड़ाई ही लड़ डाली, इन्होंने तो वॉर ही कर डाली। उन्होंने पीस की कोशिश की लेकिन हाफ हार्टेडली पीस की कोशिश करी। इन्होंने कहा नो पीस ओनली वॉर, या तो हमारे फ्रेंड हैं या फिर एनिमी हैं। ये अभी कंफ्यूज हैं तो ये वॉर और पीस दोनों लेकर
चल रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में चारों अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अब क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर सिस्टम चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर एक थ्रेट है कि क्या सऊदी अरेबिया अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने और सऊदी अरेबिया की खुद की जो न्यूक्लियर पावर वाली जो प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर पावर बनने की जो प्रॉब्लम है, जो अपने आप में मजबूरी है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए और ईरान उसे कामयाब होने और अमेरिका उसे रोकने में कामयाब नहीं हुआ, और ये सऊदी अरेबिया के पास न्यूक्लियर पावर नहीं हुए, अमेरिका देने वाला है नहीं, ईरान के पास है, सऊदी अरेबिया के पास है नहीं, तो पूरे सऊदी अरेबिया की एग्जिस्टेंस को खतरा आ जाएगा। इस वजह से अमेरिका से दूर छिटकने की सिचुएशन भी यहाँ पर बनती जा रही है। और लेकिन अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि प्रिंस सलमान इस तरीके की कोई भी ऑब्जेक्ट्स या कोई भी टेक्नोलॉजी को अचीव कर पाएँ। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू हो जाता है, और उसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नतीजा है, उसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नतीजा है कि दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एक ऐसी नूरा कुश्ती कर रहे हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि दोनों में से कोई झुकने वाला नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के दोनों एक दूसरे का साथ जल्दी से छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया का ये तो चाहेगा कि उसके पास न्यूक्लियर पावर आए, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका जो है वो इस एरिया से हटे या इस एरिया से कमज़ोर हो। और दूसरी तरफ अमेरिका भी कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका ये तो पक्का चाहेगा कि सऊदी अरेबिया उसके ऊपर हथियार और दूसरे मामलों में डिपेंडेंट हो। वो ये भी नहीं चाहेगा कि सऊदी अरेबिया के पास अपना न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि सऊदी अरेबिया रशिया और चाइना के पक्ष में चले जाएं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं इन तीनों कंडीशंस को ध्यान से समझते हुए, तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन फंस चुकी है जिसमें ना तो अमेरिका इतना ज़्यादा पावरफुल है कि किंग सलमान को कहे कि कल से तुम सलमान प्रिंस नहीं हो, और दूसरी तरफ ना ही सऊदी अरेबिया में इतनी ताकत है कि वो अमेरिका को कहे कि गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर और कल से मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे को डांट रहे हैं, दोनों एक दूसरे से नाराज़ चल रहे हैं, लेकिन पक्की बात यह है दोनों एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं, दोनों एक दूसरे का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और यहीं से इनकी नूरा कुश्ती वाली जो सिचुएशंस हैं वो आगे बढ़ेंगी। हालांकि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो उसकी डिफेंस डील थी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन वाली डील थी, $100 बिलियन वाली, वो लगभग रोक दी है। लेकिन अमेरिका भी जानता है उसे इस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया को वो हथियार बेच के पैसा, 100 बिलियन बहुत होते हैं, तो $100 बिलियन को लेना अमेरिका चाहेगा। तो सिचुएशन को समझिए, असलियत में दोनों एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं और दोनों परिस्थितियों में एक दूसरे से फंसे हुए हैं कि लड़ेंगे भी हस्बैंड वाइफ की तरह, लड़ेंगे भी लेकिन रहना भी एक दूसरे के साथ है। तलाक का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो आपको इस टॉपिक के ऊपर जो भी डिस्कशन करना हो, जानकारी हो और जो कमेंट वगैरह करने हो तो नीचे कर सकते हैं, मैं उसका जवाब भी देने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना उससे रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो बनाकर आप लोगों का इस टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।